नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंगाल की सियासी लड़ाई का आज बड़ा अहम दिन है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे, हल्दिया पहुंचेंगे। इससे पहले इसी सीट से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। आज सुबह नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने मंदिरों के दर्शन शुरू कर दिए हैं। उधर ममता बनर्जी को लगी चोट के मसले पर टीएमसी आज बड़ी तैयारी कर रही है। अटैकिंग मोड में एक ओर टीएमसी कार्यकर्ता बंगाल में प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के सांसद दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके अलावा हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। इन तमाम मसलों पर होगी बातचीत, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं नंदीग्राम के संग्राम से जुड़ी आज की बड़ी खबर के साथ। आज हल्दिया में नामांकन भरने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पर्चा भरने से पहले वो एक रोड शो भी करेंगे। खुदीराम मोड़ से एसडीओ दफ्तर तक शुभेंदु का ये रोड शो होना है। नॉमिनेशन रैली में शुभेंदु के साथ होगी केंद्रीय मंत्रियों की टीम भी। जाहिर है चुनौती बड़ी है, इसलिए तैयारियां भी जोरदार नजर आ रही। अब से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में यह दावा किया कि नंदीग्राम के लोग उन पर ही भरोसा करते हैं, उन्हें ही जिताएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी नामांकन से ठीक पहले। और ये सिंह वाहिनी मंदिर की तस्वीरें सुबह 8:45 पर जब शुभेंदु अधिकारी यहां पर पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का, उस वक्त की ये तस्वीरें। और नॉमिनेशन से पहले शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। सबसे पहले सिंह वाहिनी मंदिर में दर्शन किए, फिर जानकीनाथ मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां दुर्गा के द्वार पर शुभेंदु अधिकारी और दूसरी तरफ राम दरबार में जानकीनाथ मंदिर में किस तरह से उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की, ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब ममता बनर्जी भी नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने इसी तरह से मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की थी। और शुभेंदु अधिकारी भी अपने नामांकन से पहले अलग अलग मंदिरों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ, पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि इन मंदिरों से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। और शुभेंदु अधिकारी जब मंदिर पहुंचे तो हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने उनसे बात की, सुनिए। सबसे पहले मंदिर ही आ रहे हैं, मंदिर से ही। अरे भाई, ये मेरा ये मंदिर के साथ बहुत दिन का संपर्क, बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ, मेरा ये मंदिर का योगदान है। तो शुभेंदु अधिकारी अभी हमको मंदिर में करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके, और उन्होंने कहा है कि इस मंदिर से उनका बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी किस तरह से मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले जब ममता बनर्जी ने, याद कीजिए, जब चंडी पाठ किया था तो उसको लेकर ऑपोजिशन ममता बनर्जी पर हमलावर हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि बीजेपी के डर से, बीजेपी से भी बड़ी हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। घर घर जाकर कह रही हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। पहले तो कभी चंडी पाठ करते देखा नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा था। उसके बाद जब वो अपने नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गई, तो भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साबित यह करने की कोशिश की गई कि अब वोटरों को रिझाने के लिए बड़ा हिंदू साबित कर रही हैं खुद को ममता बनर्जी। और अब आप देखिए तस्वीरें, शुभेंदु अधिकारी भी अपने नामांकन से पहले मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रितेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वेस्ट बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर बार की तरह टीएमसी की तरफ से कमान संभालेंगे। चंदन घोष चौधरी साहब, जो कि प्रवक्ता है बंगाल कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब
हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय का सबसे पहले, लेकिन हम रुख करेंगे नंदीग्राम से, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, कार में बैठे नजर आ रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बताएं जरा। देखिए, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ समीर हल्दिया की तरफ, जहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने निकले हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने यहाँ पर 2 मंदिरों में दर्शन किए और अब वो नॉमिनेशन फाइल करने निकले हैं। वहाँ पर एक रैली भी है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, अब शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर निकले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पहलू है वो यही आकर के टिक गया है कि प्रतीकों की जो राजनीति हो रही है, उस प्रतीकों की राजनीति में कौन कितना खरा है, कौन असली है और कौन नकली है, पूरी राजनीति अब इसी दिशा में यहाँ जाती हुई नजर आ रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। रितेश तिवारी जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नामांकन से एन पहले शुभेंदु अधिकारी ने 2 मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है, लेकिन इससे पहले जब ममता बनर्जी पूजा पाठ करने के लिए अपने नामांकन से पहुंची थी तो आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था देखिए वोटरों को रिझाने के लिए हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रही हैं। अब अपने शासन में तो उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया। संवाददाता पिछले 2-2.5 महीने से कलकत्ते के गली गली में घूम रहे हैं। अभी भी कलकत्ते के शहरों में, बहुत सारे शहरों में नमाज अता करते हुए उनका फोटो कलकत्ता में दिखता है। लोकसभा 2019 के चुनाव परिणाम आने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उनके तुष्टीकरण का परिणाम बंगाल की जनता ने लोकसभा में दिखाया और उसका ही रिजल्ट था कि बंगाल की जनता ने कभी दुर्गा पूजा के लिए सरकार से पैसा नहीं मांगा, कभी बंगाल की पुरोहितों ने उनसे पैसा नहीं मांगा। तो लोकसभा चुनाव के बाद पुरोहितों के लिए उन अलाउंस देने का निर्णय किया, दुर्गा पूजा में सरकारी खजाने से पैसा देने का निर्णय किया। अब वो लाख मंदिर जाए, ममता बनर्जी अपने आप को निश्चित रूप से पूजा करना, मंदिर जाना उनका धर्म है, उनका अधिकार है। इस पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कोई टीका टिप्पणी करना व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करता और उचित भी नहीं है। लेकिन उनका चुनाव के दरमियान इस तरह मंदिर जाना और अपने मंत्री बॉबी हकीम को तोहा सिद्दीकी के घर भेजना इस बात का परिचायक है कि ये मंदिर तो बहाना है, कहीं और निशाना है। ठीक है, खालिद अब्दुल्ला साहब जवाब देंगे आप। वो ये कह रहे हैं कि आपने 10 साल के शासन में किया तुष्टीकरण और जब चुनाव आए तो खुद को हिंदूवादी साबित करने लगे। पहली बात तो ये कह दूं कि इन्होंने सारी चीजों को कहते हुए कहा कि मैं टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। हाँ। कौन सी भाषा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। टिप्पणी कर चुकी, टीका सब लगा चुके, सब कुछ कर चुके, उसके बाद कहते कि मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी ने आज बहुत नरेंद्र मोदी जी की भाषा को सीख लिया उन्होंने, अच्छी बात है, चलिए उनके नेता वो सीखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी पुराना रिश्ता है इस मंदिर से, इस जगह से, बहुत सारा इस तरह की बातें अब आने लगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कहते थे बिहार में जाते तो बोलते थे बिहार मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बिहार का हूँ। उड़ीसा में जाने से कहते थे उड़ीसा मेरा भुवनेश्वर बहुत ही खास जगह है। अगर झारखंड जाते हैं तो चाईबासा जाके कहते हैं कि मेरा यहाँ पे चाईबासा, चाय वाले लोग नहीं। लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब, नंदीग्राम से तो पुराना रिश्ता है शुभेंदु अधिकारी का ना, ये तो आप लोग भी अभी कुछ दिनों पहले तक ही मानते थे भाई। 2016 में यहीं से तो जीते शुभेंदु अधिकारी, ये तो गढ़ माना जाता है उनका। रिश्ता को बनाने वाले में अगर उसके सर पे जो कोई हाथ था तो वो तो ममता बनर्जी का ही था ना। ममता बनर्जी का हाथ सर पे जब था तो वो रिश्ता की बातें करते थे, और अभी जब वहां छोड़कर उनको सीबीआई और ईडी का नोटिस मिला है तो अब बौखलाते हुए ये कहना शुरू कर दिए कि मेरा रिश्ता है। और ममता बनर्जी को जो इन लोगों ने जिस तरह से चक्रांत करके, जिस तरह से षड्यंत्र करते ये घटना घटाई है, मैं समझता हूं कि नाटक, ये लोग हमेशा ये कह रहे हैं नाटक हरगिज नहीं है। बस इतना कहूंगा कि ये लोग अपने किरदार के आईने में दूसरों को देखते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, अपने किरदार के आईने में ये लोग दूसरों को देखते हैं। तो अपना किरदार कैसा होगा उसी आईने में देखना चाहते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज नंदीग्राम का जो समीक्षा आया, जो एग्जिट नंदीग्राम का, ठीक है, उस पर बात करेंगे चंदन घोष चौधरी साहब। लेकिन अभी ये जो मंदिर दर्शन नेताओं का नजर आ रहा है, अब तो बीजेपी कांग्रेस भी हमलावर है ममता बनर्जी पर। वो भी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण किया अपने शासन में और अब बीजेपी से भी बड़ा हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश कर रही है। ये नई स्ट्रेटेजी है क्या आप लोगों की? पहले तो ये कहूंगा, ममता जी
जल्दी से जल्द सुस्त हो जाए। एंड बीजेपी जैसे राजनीति ये बंगाल में कर रहे हैं उसी तरह राजनीति अभी तृणमूल भी करने लगे। तृणमूल से ऐसा उम्मीद नहीं था। 10 साल पहले तृणमूल एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक सेकुलर प्लेटफॉर्म में तृणमूल को चुना गया। बंगाल का पॉलिटिक्स कंप्लीटली डिफरेंट, ये स्टेट से अलग है, इसका कैरेक्टर भी अलग है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का बात तो आप लोग भी तो उसी लाइन पर आ गए ना, कांग्रेस भी तो उसी लाइन पर आ गई। जब अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि हमने तो इससे पहले कभी देखा नहीं चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी को, अब क्यों कर रही हैं? तो बात तो यही बना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का बात एकदम सीधा है, ये पूरा सेकुलर एक कैरेक्टर बनना चाहिए, स्पेशली बंगाल का लीडर लोग को। तो बीजेपी का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पूरा रिलीजियस लाइन ऑफ एक्शन है, ये अल्ट्रा हिंदुत्ववाद। और इसके साथ साथ ममता जी पहले तो अपीसमेंट किए थे, अब जानते ही है एक माइनॉरिटी अपीसमेंट ममता बनर्जी का एक पॉलिसी का मतलब एक अंग होता था। लेकिन अभी क्या है, ममता जी भी उसी रास्ता पे शामिल हो गई और अपने भी हिंदू तो कार्ड खेलने लगी। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में कौन बात करेगा? आई मीन बंगाल का कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी क्या है, ये बीजेपी तृणमूल अगर धर्म का ऊपर क्या कौन मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएंगे, इसका ऊपर अगर बहस करे तो बंगाल का एग्जैक्ट हम लोग का बोलने की ये बात है। ठीक है, सेकुलर फैब्रिक को बरकरार रखने की कोशिश या खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश, क्या नजर आ रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको? देखिए समीर, सबसे पहले तो यही है कि देखिए जो कांग्रेस के नेता ने कहा वही सच है। सच ये है कि ममता बनर्जी का संकट ये हो गया कि पहली बार उनको लगा है 10 वर्षों में, और 10 वर्ष में नहीं कहूंगा, बंगाल की राजनीति जो लोग देखते हैं 2007 के बाद पहली बार है कि ममता बनर्जी का आत्मविश्वास गिरा है। भले वो सरकार में 2011 में आई, लेकिन 2007 के बाद से वहां की वामपंथी सरकार को ममता बनर्जी ने नाको चने चबवा दिए थे। और 2011 की सरकार के बाद कोई ऐसा अवसर नहीं आया, तब भी नहीं आया जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 40% मत हासिल करने में कामयाब रही, तब भी नहीं आया कि उनका आत्मविश्वास गिरा हो। लेकिन इस बार आप देखिए, आप ममता बनर्जी जी के नामांकन की तस्वीरें देखिए और अभी नामांकन से पहले की अभी एसडीओ हल्दिया के दफ्तर में जब जाएंगे तो उसके पहले की उनकी तस्वीरें देखिए। तो ये जो एजेंडा सेटिंग जिसको कहते हैं वो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब रही है। और ममता बनर्जी बिल्कुल एजेंडा सेट करने में कामयाब रही है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर यह कि पर्चा भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरी है, नंदीग्राम की जनता ममता को हराएगी, यह दावा किया है शुभेंदु अधिकारी ने। ममता को 5 साल बाद नंदीग्राम की जनता याद आती है, नंदीग्राम से मेरा पुराना नाता है, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं नंदीग्राम का वोटर हूं, भरोसा है ममता को हरा देंगे। जरूर ये लोग क्या रहेगा, मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन। दादा हाउ मेनी % कॉन्फिडेंट? नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन। शुभेंदु जीत के लिए आश्वस्त है, उठा लिया नंदन नायक बाड़ अभी नंदीग्राम में वोटर। तो देखिए शुभेंदु अधिकारी जीत का दावा करते हुए और खुद का जुड़ाव नंदीग्राम से बताते हुए, और यही वो सीट थी 2016 के विधानसभा चुनावों में जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने अपने जो ओपोनेंट थे उनको 81,000 वोट से हराया था। लेकिन उस वक्त समीकरण बिल्कुल जुदा थे, उस वक्त टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी और इस बार टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आज शुभेंदु अधिकारी के साथ कौन कौन से बड़े दिग्गज नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्र में मंत्री हैं, ये 3 चेहरे भी आज शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके नामांकन में नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती बहुत बड़ी है और इसीलिए तैयारियां जोरदार की गई हैं। नंदीग्राम में सबसे अहम मुकाबला, सबसे बड़ी टक्कर होनी है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। कि बहुत मतलब गलत तरीके से इसको उठाया गया है, क्या कहेंगे सर? जनता में भ्रम पैदा करके और ममता बनर्जी
को जो चोट लगी उसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से उसकी शिकायत की गई है उसको लेकर कुछ कह रहे थे, लेकिन उनका ऑडियो क्लियर नहीं था। अभिषेक उपाध्याय, ये बताइए कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी है वो हॉस्पिटल में है, कहा यह जा रहा है कि 2-3 दिन बाद व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार में शामिल होंगी। ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि पूरे बंगाल में मौन विरोध करेंगे टीएमसी के कार्यकर्ता। तो ये सहानुभूति फैक्टर जो है ये कितना काम करेगा? बिल्कुल, देखिए टीएमसी को तो लगता है कि काम करेगा, क्योंकि वो लगातार इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं। वो इसके लिए विरोध मार्च निकाल रहे हैं, मौन जुलूस निकाल रहे हैं। इनफैक्ट बुरुलिया में जहां ये घटना घटी थी वहीं पर कल शाम को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक लंबा मार्च निकाला है। दूसरी ओर जो तथ्य हैं वो भी अपनी जगह है। जो कोलकाता पुलिस ने शुरुआती माफ कीजिएगा, बंगाल की पुलिस ने जो शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है इलेक्शन कमीशन को, वो रिपोर्ट ये कहती है कि अटैक किया कोई साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये एक्सीडेंट की ओर इशारा कर रहा है। जो उनको वहां पर जानकारी मिली है, ये पुलिस की रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन सौंपी है। तो बीजेपी इस कोशिश में है कि इस तस्वीर को दिखाया जाए, लेकिन इन दोनों पहलुओं के बीच में ये एकदम सही कहा आपने कि ये एक डिसाइडिंग निर्णायक, ये जो तस्वीर ममता बनर्जी की वहां पर आई थी चोट लगने के बाद, जिस तरह से वो अपनी बयां कर रही थी तकलीफ अपनी, और जो उनकी ये तस्वीर आई है प्लास्टर वाली, ये निर्णायक तस्वीर बन गई है। ये मुद्दा निर्णायक मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे से चुनाव की जो सूरत है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती नजर आ रही है इस समय। बिल्कुल, खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, देखिए हमारी और आपकी इस पर कल भी बात हो रही थी। अब जो पुलिस रिपोर्ट सौंप रही है उसमें भी अटैक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यह मुद्दा काम करेगा? समीर भाई, पता नहीं कहां से रिपोर्ट आ गई। अभी तक तो उच्च स्तरीय इसकी जानकारी, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और ये पुलिस रिपोर्ट पता नहीं, अभी तक तो मुझे पता नहीं कहां से कैसे आया है, ये देखेंगे जरूर। मैं लेकिन फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी वहां पे एक चीफ मिनिस्टर के नाते वो खुद कह रही है कि हमारे ऊपर में 4-5 आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करके ये रचा गया है। तो उनकी बातों को आप झुटला दे, डॉक्टर नहीं, हम कौन होते हैं झुटलाने वाले? हम तो फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं। जो जांच चल रही थी, सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी है उसमें अटैक के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जांच हुई है चश्मदीदों के बयानों के आधार पर। वो दुकान जिससे ममता बनर्जी के लिए बर्फ मंगवाई गई चोट लगने के बाद, उसका भी बयान रिकॉर्ड हुआ है। इन सारे बयानों के आधार पर यह जानकारी सामने आ रही है। खालिद जी, आपके पास रिपोर्ट है क्या? अगर दिखा दे तो बहुत बेहतर। सोर्सेस के हवाले से हम बता रहे हैं ना कि ये कहा गया है पुलिस की रिपोर्ट। मैं सोर्सेस के हवाले बता रहा हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी के लोग अटैक करवाए इसको। अच्छा, तो क्या ये सोर्सेस सही है? अच्छा, तो ये कह रहे हैं आपके सोर्सेस? मैं कह रहा हूं, आप जिस तरह से सोर्सेस दिखा रहे तो मैं भी सोर्सेस दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, फिर तो रितेश तिवारी जी इस पर जवाब देंगे। आप कह रहे हैं, आपके सोर्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये अटैक करवाया। बहरहाल बीजेपी के मिशन बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में बीजेपी के सुपर 22 नेताओं पर रहेगी नजर। बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए 22 बड़े नेताओं की टीम बनाई है। पहले और दूसरे फेज के लिए ये टीम तैयार की गई है, यानी बीजेपी के 22 दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे। अमित शाह ने इन 22 नेताओं से मुलाकात भी की है। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल में बहुत कुछ दांव पर है। बीजेपी का पूरी ताकत झोंकी हुई है महीनों से भारतीय जनता पार्टी ने, और टीएमसी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने की कोशिश को और आगे बढ़ाया जाएगा। 22 बड़े नेताओं की टीम चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है। ये बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है, और ये जो 22 नेता हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे, शुभेंदु अधिकारी का साथ देने के लिए, बीजेपी का साथ देने के लिए उनसे मुलाकात भी की है गृह मंत्री अमित शाह ने, और उनको तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। तो बंगाल में बीजेपी के सुपर 22 कौन कौन से हैं ये चेहरे? बीजेपी ने 22 खास नेताओं की जो टीम तैयार की है उससे जुड़ी अहम जानकारियां अब आपको दे दें। बंगाल में बीजेपी के सुपर 22 बीजेपी ने 22 खास नेताओं की टीम तैयार की है, और इस टीम को खास जिम्मा सौंपा गया है। पहले और दूसरे फेज के लिए यह टीम तैयार की गई है, और आप याद कीजिए दूसरे फेज में ही नंदीग्राम सीट का भी चुनाव होना है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी
इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये 22 बीजेपी नेता बंगाल में जमीनी स्तर पर जुड़े रहे, इसीलिए खास तौर पर इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पर वोटर्स को पार्टी से जोड़े रखने की जिम्मेदारी होगी। अमित शाह ने खुद इन 22 नेताओं से मुलाकात की है और इनको सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इन 22 नेताओं में से कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, ये आपको बता दें। धर्मेंद्र प्रधान, आरके सिंह समेत 7 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। लिस्ट में प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मंगल पांडे, विनोद तावड़े, इन तमाम नेताओं को भी शामिल किया गया है। तो बीजेपी के सुपर 22 भी मैदान में उतरने जा रहे हैं टीएमसी के खिलाफ। वहीं नंदीग्राम में दीदी के जख्मी होने को लेकर बड़ी खबर। आज चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे टीएमसी के सांसद। दिल्ली में सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। ईसी से शिकायत करने के लिए टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेगा। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। और रितेश तिवारी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, देखिए, बड़े संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से। अभी खालिद अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि उनके सोर्सेस कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये अटैक करवाया। डेरेक ओब्रायन पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। समीर जी, चीफ मिनिस्टर जब ट्रेवल करती है कलकत्ता में, आपके प्रतिनिधि वरिष्ठ जर्नलिस्ट अभिषेक उपाध्याय लंबे समय से, पिछले 2-3 महीनों से तो मैं स्वयं उनको कलकत्ते में देख रहा हूँ। जी जी। उनका कोई भी कॉन्वॉय का आप वीडियो फुटेज मांगिए, 12 गाड़ियां उनके कॉन्वॉय में होती हैं। और जिस दिन वो नंदीग्राम में थी, उनके साथ डायरेक्टर सिक्योरिटी, स्पेशल डायरेक्टर, आ रहा हूँ खालिद साहब, बीच में नहीं, इसके बाद आता हूँ आपके पास। डिप्टी स्पेशल सिक्योरिटी उनके साथ थे, एम्बुलेंस की गाड़ियां उनके साथ थी, एसपी थे और तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ थे। जो खालिद अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया, या फिर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि दिलीप घोष ने कहा, दिलीप घोष के पोस्ट का ये अर्थ ये लगाया जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे घटने का फुटेज बाहर लाए। एक दूसरी बात, उस समय क्यों पश्चिम बंगाल की पुलिस अननेम्ड एफआईआर लॉन्च की है? अगर बीजेपी के लोगों ने ये हमला किया तो क्यों बीजेपी के लोगों के नामजद मुकदमे दर्ज नहीं कराए गए? बताइए खालिद साहब, जवाब दीजिए। अभी या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये बयानबाजी की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं? एक मिनट देखिए, अरे कई आरोप पता होना चाहिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है तिवारी जी, अब जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए, इतना वक्त नहीं है। खालिद साहब जल्दी से बोलिए। इनको पता होना चाहिए कि जब से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगी है तब से इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ जाती है, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर के ही लॉ एंड ऑर्डर आ जाती है। कल इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, मैं रोजमर्रा की जिंदगी की तरह मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उन्होंने सरेंडर कर गया। कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो हम लोग जब कल कंप्लेन करने गए थे, तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता, तो उसमें कहते हैं कि मैं रोजमर्रा की तरह इसको नहीं देख सकता। इलेक्शन कमीशन ये सरेंडर कर रहा। और डेरेक ओब्रायन, लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब, Z+ सिक्योरिटी तो मिली हुई है ना, 18 गाड़ियों का काफिला चलता है, सैकड़ों पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे हुए होते हैं, उसके बावजूद भी किसी ने अटैक कर दिया, ये तो एक बड़ा सवाल है ना खालिद साहब, आपको भी परेशान करता होगा ये सवाल।
इसी को तो कहते हैं भारत बीजेपी की षड्यंत्र, जो 8 मार्च से 10 मार्च तक की जो पूरी जो ब्यौरा दे दी थी, इस ब्यौरा में तो क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ होने वाला था। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये बताइए, इस वक्त ममता बनर्जी के हेल्थ को लेकर क्या अपडेट आपके पास आ रही है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि 2-3 दिन में वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही हैं। क्या अपडेट है? नहीं, रविशंकर दत्ता का ऑडियो नहीं आ रहा है हम तक। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, मानते हैं आप ये जिस तरह का रुख टीएमसी का इस वक्त नजर आ रहा है, एक तो बीजेपी को लेकर अटैकिंग मोड में नजर आ रही है और दूसरी तरफ पूरे बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता मौन विरोध करेंगे और इस घटना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताया जाएगा, इसका कुछ फायदा होगा क्या? है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प भी नहीं है। अगर जो पार्टी की मुखिया हैं उन्होंने एक बार कह दिया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और राजनीति के इस मतलब जिसको कहें कि बहुत कठिन दौर से गुजर रही ममता बनर्जी, चुनाव का वक्त है, नामांकन कर चुकी हैं, शुभेंदु अधिकारी वहां बहुत ताकतवर हैं, ये सबको पता है। ऐसे में अगर वो विड्रॉ करेंगी, आप उनसे ये उम्मीद मत करिए इस कठिन राजनीतिक दौर में कि वो स्वीकार कर लेंगी कि उस खंभे से उनकी गाड़ी टकरा गई और ये बहुत स्वाभाविक था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने ये कह दिया है तो इसको वो एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश करेंगे जो तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और ये अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट आए। लेकिन इतना तय है कि वो जो शेरनी ममता बनर्जी थी, जो बंगाल की एक ताकतवर नेता थी, वो छवि ध्वस्त हो गई है। अब क्या ये वाली छवि काम करेगी क्या, ये बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन वो शिवसेना का आज आपने बयान सुना होगा ना, वो कह रही है बाघिन जख्मी होने पर और ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं, ममता के जख्म विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। ये शिवसेना ने अपनी स्टाइल में स्टेटमेंट दिया है। नहीं, लेकिन मुश्किल यह है कि बाघिन को किसी ने जख्मी किया है या खुद वो जख्मी हो गई है, दोनों का फर्क होता है। अगर निश्चित तौर पर जख्मी किया होता तो उसका फर्क बहुत ज्यादा होता, लेकिन जिस तरह से आज के समय में सब कुछ बहुत जल्दी सामने आ जाता है, टीवी9 की वो जो अभिषेक की रिपोर्ट थी वो बहुत शानदार रिपोर्ट थी और सबका सामने आ चुका है, बिल्कुल चश्मदीद बता चुके हैं जिस तरह का घटनाक्रम है वहां। उसके बाद बहुत ज्यादा बाघिन जो है वो घायल वाली बात बता नहीं पा रही है, मुश्किल हो रही है उसे। ठीक है, बिल्कुल बने रहे त्रिपाठी जी आप हमारे साथ, और हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए हैं। रवि, आवाज मिल रही है? आप बता रहे थे हेल्थ कैसी है ममता बनर्जी की? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि कल मैं शुरू से ही कह रहा था कि सूत्र मुताबिक ये खबर मिल रहा है कि ममता बनर्जी का जिस पैर में प्लास्टर हुआ है उनका टॉर्सल बोन में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है, ममता बनर्जी के अभी जो मुझे खबर मिली है कि ममता बनर्जी जहाँ जाने वाले हैं उनके सारे जो हेलीकॉप्टर टेस्ट है, राउंड टेस्ट, वो हो चुका है। क्योंकि वो उनको व्हील चेयर में जाना पड़ेगा तो इसके लिए प्लेटफॉर्म कैसे होंगे, हेलीपैड कैसे होंगे, किस कदर वो हेलीपैड से उतर के फिर उनको व्हील चेयर में स्टेज में लाया जाएगा, तो ये पूरा इनका जो टेस्ट है हो गया है। अब ये खबर मिल रहा है कि ममता बनर्जी को आज छोड़ा जा सकता है, या तो फिर कल। अगर आज छोड़ा जा सकता है तो एक दिन छोड़ के वो आगे अपना रैलीज करेंगे। लेकिन अभी चीफ जस्टिस आया है उनको देखने के लिए, आप देख सकते हैं उनका गाड़ी भी यहाँ पे खड़ा है, चीफ जस्टिस आया है इनका वहाँ उनको देखने के लिए। तो लगातार जो हाई प्रोफाइल पर्सन्स है उनको देखने के लिए आ रहा है, बीजेपी आके देख। ठीक है, आज या कल में उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये बड़ी खबर अस्पताल से हमारे पास आ रही है। वहीं दीदी के घायल होने से जुड़ी एक बड़ी खबर है, आज नंदीग्राम जाएगी चुनाव आयोग की टीम, घटना स्थल का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम भी। ममता बनर्जी को चोट लगने वाली जगह पर अब चुनाव आयोग की टीम भी पहुंचेगी। देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, चोट लगने से ठीक पहले का ये वीडियो है, किस तरह के हालात थे उस वक्त नंदीग्राम में ममता बनर्जी की कार के इर्द गिर्द, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। और इस घटना के सामने आने के बाद फौरन घटना स्थल पर हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे थे और उन्होंने चश्मदीदों से बात की थी। वो बातचीत आपको पता है कि चश्मदीदों ने क्या कहा था। अभिषेक, ऐसे में अब चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है, जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या माना जाए कि जल्द नतीजे सामने होंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रारंभिक जो रिपोर्ट है और जिसका जिक्र जो है उसका जिक्र कई अब तो
हमने वो खबर दिखाई थी, अब तो कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका जिक्र आ चुका है, वो है, और पुलिस ने ये कहा है उस प्रारंभिक रिपोर्ट में कि हम कुछ वीडियो एविडेंस का भी हम अवलोकन कर रहे हैं। हमको जो चूंकि उस समय कुछ लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे, वो भी फुटेज हमारे पास हमने वो दिखाया है, कुछ मोबाइल चल रहे थे वो भी फुटेज है। तो वो सारे बयान, यहाँ तक कि निमाई मैथी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जो मिठाई की दुकान जहाँ पर एग्जैक्टली ये चोट लगी है, जहां से बर्फ आई थी, उसका बयान भी लिया है पुलिस ने, और उस रिपोर्ट में उस व्यक्ति का जिक्र भी है। उसका सबसे पहले हमने ही बयान लिया था जिस वक्त ये घटना घटी थी। उसने हमको ये बताया था कि हमारे यहाँ से बर्फ आई है, पुलिस बर्फ लेकर के गई थी, उसने ये भी बताया था, उसने ये भी बताया था कि चोट लगी है। तो अब जो है वीडियो जो फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट इसमें सौंप दी जाएगी। ठीक बात। रविशंकर दत्ता भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। और रवि, आपने तो उस कार का मुआयना भी किया था ममता बनर्जी की, क्योंकि जब ये बात सामने आई कि भाई पिलर से जो दरवाजा है कार का वो टकराया, तो दरवाजे पर उसकी खरोचें भी आई होंगी, लेकिन खरोच आपको कोई नजर नहीं आई। रविशंकर, कार का जो वहाँ पे मुआयना किया था, और वहाँ पे हाँ, अभी कार का जो दरवाज़ा है वहाँ पे कोई डेंट लगा नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है अगर कोई पोल से धक्का लगता है कार का दरवाज़ा तो वहाँ पे कुछ खरोच आना चाहिए, अब वो नहीं है। अब दूसरा एक वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे देखा जा रहा है ममता बनर्जी का जो दरवाज़ा है उनको कहीं मतलब बहुत सारा यहाँ पे प्रेशर है, उनको धकेला जा रहा है। अब ये कौन लोग थे, कैसे, मैं रेड सर्कल इस पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला अब नया वीडियो दूसरा एंगल से सामने फुल फ्रेम में दिखा दीजिए, फुल फ्रेम में दिखा दीजिए इस वीडियो को। प्रेशर है, अब ये जानबूझ के किया गया। एक बार प्ले कीजिए, प्ले कीजिए। देखिए, मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये प्ले है, आप सब देख सकते हैं। मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जो है अब दूसरा एंगल से, जहाँ दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे थे। तो ये वाला वीडियो अब नया सामने आया है, जिसको लेकर फिर से एक वितर्क छेड़ चुका है कि पोल में आखिर का धक्का लगा था या फिर वो वाला जो दरवाजा है वहां पे अगर पोल पे धक्का लगता तो वहां पे कुछ डेंट हो सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है। अब इसका पूरी तरीके से नया तरीके से इसका जांच होना है। अब जो रिपोर्ट गया है, इलेक्शन कमीशन खुद आज वहां पे जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है जांच के ऊपर। ठीक है, ठीक है। खालिद अब्दुल्ला साहब, देखिए जो नए फुटेजेस सामने आ रहे हैं, नए वीडियोस सामने आ रहे हैं उस वक्त, हादसे के वक्त के, उसमें ज्यादा संभावना इस बात की लग रही है क्योंकि ममता बनर्जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रही थी, बहुत सारे लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, समर्थकों की भीड़ थी। ऐसे में जो समर्थकों की भीड़ थी और जो लोग थे वो कार के दरवाजे से टकराए और ये चोट लग गई। क्या ऐसा भी हो सकता है, ये आपको लगता है, या अभी भी आप कहेंगे कि नहीं साजिश है? देखिए, पहले तो धीरे धीरे आपके पोल से और जो खंबा की बात तो कम से कम आप लोगों ने हटा दिया, सच्चाई यही है। और कल मैं कह रहा था कि पोल से जो लोहा का पोल है उससे नहीं टकराई है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आ गया। धीरे खालिद अब्दुल्ला साहब, वो भी रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष नहीं दिखाई, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको भी बोलना चाहिए। हमारे ही संवाददाता रविशंकर दत्ता ने कार की तस्वीरें दिखाई और कहा कि कार के दरवाजे पर कोई डेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको ही कह रहा हूँ कि कल आपने दिखाया था, आज देखिए थोड़ा सा बदल गया, कल और बदल जाएगा। तो सारे फैक्ट सामने आने चाहिए। और मैं एक बात कहूं, अभी जो मेरे मित्र एक बैठे हुए थे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कहीं आप लिखने में गलती तो नहीं कर दिया। वो त्रिपाठी जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे, नहीं आप गलत कर रहे हो, देख लीजिए, उसको चेंज कीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जबरदस्त, उनको तो वो लिखना चाहिए, आपकी गलती है, थोड़ा सा उसको सुधार लीजिए। मैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको यो पत्रकारिता को सुधार कर वो उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन। आपने गलत टीका टिप्पणी क्यों करनी खालिद साहब? जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब दीजिए। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अब बात राहुल गांधी के विवादित बयान की करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर एक बार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं और भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे मुल्क से कर दी। ट्विटर पर राहुल गांधी ने एक विदेशी रिपोर्ट दरअसल शेयर की है और कहा है कि पाकिस्तान की तरह भारत भी निरंकुश देश है, भारत की हालत बांग्लादेश से भी बदतर है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और जिन्होंने एक लाइन लिखी है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कह रहे हैं राहुल गांधी एक विदेशी रिपोर्ट शेयर करने के बाद, और जिसमें इस बात का जिक्र है, यानी उस विदेशी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भारत में अब पाकिस्तान की तरह एक तंत्र है, बांग्लादेश से भी बदतर हालात है।
इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र अब बचा नहीं है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया है और कहा है कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म किया उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहने से जो कि चाहते हैं खून चूसना और नोच नोच के मांस खाना, उनके कहने से जानवरों की मौत नहीं हुआ करती। ऐसी अपशगनी बातें करने वालों के कहने से भी कुछ होने जाने नहीं वाला, क्योंकि इनका तो खुद का इतिहास है कि इन्होंने लोकतंत्र को कैसे खत्म किया। लेकिन खास बात यह है कि शिवसेना राहुल गांधी के बयान के साथ खड़ी है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।